हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी ओवरऑल पूरा मेटल सेक्टर जो है ना, इंडिया का मेटल सेक्टर इन 2023 कैसा रहेगा। वैसे तो मैं जो मेरे से पुराने कांटेक्ट में हैं उनको लगातार बताते आ रही हूँ इस मेटल सेक्टर का सिनेरियो क्या रहेगा, लेकिन फिर अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जो चैनल पे मेरे नए हैं और जो मेरे पुराने वीडियोस नहीं देख पाए हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब मैं आप क्योंकि शेयर मार्केट को लेके मेरे पास आपके पास आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो चलिए बात शुरू करती हूँ। देखिए, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है, तो ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत प्राउड की तो बात है ही। और इसी के साथ हम वर्ल्ड की टॉप मतलब जून 2023 में इंडिया रेटेड कंट्री बन जाएगा। तो उसके चलते देखो, सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट कंज्यूमर है मेटल का वो कौन कौन सा है? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर। इन तीन सेक्टर्स में मेटल बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसी के साथ एक दूसरा फिगर बताती हूँ जिसकी वजह से अब नाउ ऑनवर्ड्स मेटल का फ्यूचर अच्छा है। मतलब देखो, जनवरी ऑनवर्ड्स मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, 3-4 महीने, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस था, उसकी वजह से। तो देखो, दो चीजें हैं कि एक तो हम वर्ल्ड के सेकंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हैं और हम इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बनने जा रहा है। इन दोनों चीजों को जब आप क्लब करेंगे और इसके साथ एक तीसरा डेटा और क्लब करो कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन कंट्री है। मतलब यहाँ पे इंडिया में एक जो एवरेज एज है ना, वो इस वक्त 29 ईयर्स हो चुकी है। और 29 ईयर के अगर बच्चे मतलब लड़के या लड़की की अगर हम बात करें तो उसे गाड़ी भी चाहिए। ठीक है, वो कमाना शुरू कर देता है, उसे गाड़ी भी चाहिए। अब उसकी शादी वादी होने लगती है, उसे घर भी चाहिए। ठीक है, तो घर और गाड़ियां दोनों का फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा है नाउ ऑनवर्ड्स। अगर मैं अगले 1-2 साल की बात करूं, क्योंकि लोगों ने बहुत टाइम से गाड़ियां नहीं खरीदी हैं। 2016-17 से अगर मैं बात करूं तो देखो, पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद में ये BS4 की गाड़ियां खत्म करने की बात हो गई थी कि 2020 से नए मानक नए यूरो स्टैंडर्ड लागू होंगे। और उसके बाद सारे लोगों की जॉब अब चली गई। तो ये तीन बैक टू बैक चीजों के चलते लोगों ने घर और गाड़ियां दोनों ही, मोटा पैसा चाहिए इन दोनों को खरीदने के लिए, वो नहीं खरीदा। तो इसके चलते इन तीनों सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो, इन तीनों सेक्टर में थोड़ा सा ना मतलब मेटल की डिमांड काफी कम थी। लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं कि हम वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने जा रहे हैं और इंडिया में एवरेज एज 29 ईयर्स हो चुकी है। मतलब कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस वक्त है वो यंग पॉपुलेशन की, वो यंग लोगों की है, और वो भी खास करके 29 ईयर्स। ठीक है, और इन सारी चीजों के सिनेरियो को देखते हुए मुझे नाउ ऑनवर्ड्स मेटल सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। अब नाउ ऑनवर्ड्स अगर मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर नाउ ऑनवर्ड्स की बात करूं, और फिर नेक्स्ट ईयर चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनाव जिस साल होते हैं उससे जस्ट पहले साल नेचुरल सी बात है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके गवर्नमेंट स्टैंडिंग्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये किसी भी कोई तरह का एजेंडा नहीं है किसी गवर्नमेंट का, ये सारी ही गवर्नमेंट का की बात है कि चुनाव से जस्ट एक साल पहले उन लोग की सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को के चलते अब मुझे लगता है सारे मेटल, जितने भी मेटल जाइंट्स हैं इंडिया में, सबको बहुत अच्छा कमाने का मौका मिलेगा। अब जितने भी मेटल शेयर्स हैं सारे चलने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसका रीजन ये था कि FY23 जब स्टार्ट हुआ था, FY23 की स्टार्टिंग से मतलब जब 2022 का फर्स्ट अप्रैल 2022 के बाद से, उसको कहते हैं FY फाइनेंशियल ईयर 23 की शुरुआत। तो उस दौरान स्टील एक्सपोर्ट सारा ही गिरा था। और अगर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी थी ताकि इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट ना हो पाए। ठीक है, तो स्टील सेक्टर पे दो तरह से मार पड़ी थी। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी लगा दी थी कि आप अगर इंडिया का स्टील बाहर बेचोगे, इंडिया से बाहर बेचोगे, तो आपको 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा देनी होगी। तो फिर इंडियन जो कंज्यूमर थे जिनको स्टील चाहिए था, उन्होंने क्या किया, चाइना का सस्ता स्टील, क्योंकि हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है तो चाइना फर्स्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, और चाइना सस्ता स्टील और सस्ती सारी चीजें देने के लिए फेमस है।
तो इंडियन स्टील कंपनी में दो तरह की मार पड़ी। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट ड्यूटी की, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है, और एक जो चाइना से सस्ता स्टील इंपोर्ट कर रहे थे, चाइनीज गवर्नमेंट जो यहाँ अपने यहाँ डंप करती है, तो उसके चलते इंडियन स्टील कंपनीज का नुकसान काफी ज्यादा बढ़ गया। और इनफैक्ट स्टील कंपनी ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे मेटल सेक्टर पे ही इसका बहुत बुरा असर पड़ा। और तीसरी रही सही कसर, जो कहते हैं ना कि इन सारी चीजों का जो और भी बड़ा बाप था, वो ये था कि जो यूक्रेन वॉर, जब इधर सर्दियां, जब अक्टूबर नवंबर आ गया था, तो यूक्रेन वॉर के चलते एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्रूड के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, कोयले के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और जितनी भी मेटल कंपनियां हैं, इनके जो टोटल रॉ मटेरियल तो है ही, जो मिनरल इनको लगता है, उस मिनरल से मेटल बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कोयला या फिर बहुत ज्यादा कोयले की जरूरत है, ठीक है। तो कोयले के दाम एकदम से बढ़ गए थे, क्योंकि यूक्रेन का जो डोनबास एरिया था, उस पे रशिया का वो जो भी आप सुन रहे थे, वो सब चल रहा था, ठीक है। इन सब के चलते तीन चीजें हो गई कि एक तो इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए बहुत ज्यादा, चाइनीज सस्ता स्टील डंप होने लगा, और इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। तो इन तीन चीजों के चलते ओवरऑल स्टील कंपनीज के जो मार्जिन थे, जो प्रॉफिट मार्जिन थे, कोई भी कंपनी है वो कुछ कमाने के लिए बैठी है ना, तो उसके मार्जिन बहुत ज्यादा हर्ट किए, ठीक है। लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, अगर मैं जून 2023 की बात करूं, यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो चुकी है। नवंबर 2022 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, वो हटा दी। ये अगेन एक बिग पॉजिटिविटी है। एनर्जी प्राइसेस कूल डाउन हो गए, क्रूड के दाम भी धड़ाम से गिरे हुए हैं इस वक्त, और कोयला भी, वो जो डोनबास एरिया का कोयला है, वो इंटरनेशनल मार्केट में आ गया, और ऑस्ट्रेलिया का कोयला इंटरनेशनल मार्केट में आ गया। तो ये सारी चीजें सब एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा था, वो एकदम एनर्जी के प्राइसेस एकदम धड़ाम से आके गिरे हैं, ठीक है। और इधर अगर बात करूं, तो हम मतलब फर्स्ट बिगेस्ट, इंडिया जो है वो फर्स्ट बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने जा रहा है। सारे लोगों के, बहुत सारे लोग, नए नए लोग जॉब्स में आ रहे हैं, उनको घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, क्योंकि जॉब करेगा तो कोई भी, दिल्ली का बच्चा मुंबई जाके जॉब करेगा, मुंबई का बच्चा हैदराबाद आके जॉब करेगा। तो इस तरह से जब मतलब मूवमेंट होगा लोगों का जॉब के चलते, और उनके पास पैसा है, क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, तो वो फ्लैट भी खरीदेंगे, वो गाड़ी भी खरीदेंगे, तो फ्लैट और गाड़ियां बिकेंगी ही बिकेंगी, है ना। तो फ्लैट भी बिकेंगी, गाड़ियां भी बिकेंगी, और मेटल सेक्टर का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। ये तीनों चीजें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही हैं नाउ ऑनवर्ड्स, अगर मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करूं, ठीक है। मुझे तो यार मतलब जो जितनी सारी चीजें अब लग रहा है, अब मेटल सेक्टर के लिए अच्छी हैं। मेरे पास मेटल के कुछ कंपनीज हैं भी। मैं उसको अपने नेक्स्ट जो स्टॉक वाला, वो जो मेरा है ना कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, उसमें मैं अपने स्टॉक्स को डिस्कस कर लूंगी कि मेरे पास कौन कौन से मेटल के स्टॉक्स हैं, और मेरी उनमें क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और मैं उनमें क्या क्या करने वाली हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी रेडी फॉर न्यू हाई। मुझे नहीं लगता अब निफ्टी में कोई भी नेगेटिविटी बची हुई है, कितना भी बुरे से बुरा टाइम आ जाए, 18,200 का सपोर्ट निफ्टी लेना ही चाहिए। 18,000 तो बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, चाहे कुछ भी नेगेटिविटी आ जाए इस वक्त, क्योंकि हम जो बायर्स हैं खास करके, वो ऑलरेडी मतलब बहुत सफर कर चुके हैं, बहुत टाइम से पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बुल्स का टाइम आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो सेलर्स हैं, जो बिकवाली करते हैं शेयर मार्केट में, उन्होंने बहुत कमा लिया, अब हम लोगों की बारी है, ठीक है। और कल मैं न्यूज पढ़ रही थी, तो 2-3 न्यूज अच्छी लगी, वो आपको बता देती हूँ कि रामकृष्णा फॉर्जिंग्स प्लस टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स प्लस टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, दो कंपनी हैं, उनको एक 12,000 करोड़ का ठेका दिया है पहिए बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मैं बार बार कह भी रही हूँ कि इंडियन रेल्स पे बहुत ज्यादा काम होना है। मैं अभी एक अपने ट्रिप पे गई थी, हरियाणा के ट्रिप पे गई थी, तो मैंने बताया था कि इंडियन रेल के जनरल डिब्बे में क्या हालत है, तो इंडिया को कितनी ज्यादा रेल की रिक्वायरमेंट है, कितने ज्यादा नए डिब्बे बनने हैं। तो इन कंपनीज को नए पहिए बनाने का ऑर्डर मिला है, ठीक है। लेकिन ये प्राइसेस लगभग 450 के आसपास। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी ये न्यूज आउट होती है ना, उससे पहले
उस कंपनी के शेयर को में जो होना होता है वो हो चुका होता है। तो प्लीज अगर कोई रिटेलर मुझे सुन रहा है और इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो मैं बता दूं कि अब इन कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। ये कंपनी ऑलरेडी एक हाई बना चुकी है और यहाँ से बस थोड़ी बहुत और गुंजाइश बची है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज ट्रैप ना हो, मतलब मैंने कंपनीज देखी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और ये जो 12,000 करोड़ का ठेका भी जो इनको मिला है, ये भी इन्हें अगले 20-30 साल में जाके पूरा करना है, ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी न्यूज देख के कि 12,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कंपनी अब पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपनी की वर्थ थी उसके हिसाब से ये प्राइसेस अब ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। यहाँ से आपको 20-30 रुपए का मार्जिन मिला तो मिला, नहीं तो फिर अगर आप खिलाड़ी नहीं है तो आप यहाँ पे जाके फंस जाओगे, ठीक है। सो टेक केयर। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, जस्ट बता रही हूँ कि ये प्राइसेस खरीदने वाले नहीं है। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के विलय की, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको अब इनके 5,000 करोड़ के शेयर बेचने होंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे सेबी ने एक ना न्यू गाइडलाइन लेके आई है कि किसी भी कंपनी में कुछ 10% हिस्सेदारी होनी चाहिए बस मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स की। तो उसी से रिलेटेड है ये। तो अब जैसे ही इनका विलय होगा और इन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने इन कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रखी होगी और वो अब 10% से ज्यादा एक्सीड कर रही होगी, तो सेबी ने बोला है कि 5,000 करोड़ के शेयर अब म्यूचुअल फंड्स को बेचने होंगे। तो 5,000 करोड़ के शेयर्स बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं। जिस भी दिन ये बिकेगा ये शेयर एकदम गिरेगा, मतलब काफी गिरेगा। तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर हैं तो इस न्यूज को नेगेटिवली लें। अगर आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं तो भी मतलब तो टेक केयर। अगर इस शेयर में अब जो भी होने वाला है ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटा सा करेक्शन अभी है इस शेयर में। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रही हूँ, ठीक है। आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो भी मतलब कॉशियस रह सकते हैं थोड़ा सा। और कल मैं इसकी आईईएक्स की न्यूज देख रही थी। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी आईईएक्स को अच्छे से कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा न्यूज वाला सेक्शन देख लें कि आईईएक्स का शेयर अब लूज कर सकता है, और लूज करने की सारी बड़ी बड़ी रीजंस मैंने उस वाले वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप देख लेना। मैंने इस मतलब न्यूज़पेपर में आने से पहले ही ये चीज को प्रिडिक्ट कर लिया था और मेरे 4-5 दिन पहले के वीडियो में ये आई 3-4 हाँ, और मेरे 4-5 दिन पहले के वीडियो में ये आईईएक्स वाली न्यूज है। तो आप देख लेना कि आईईएक्स का शेयर और अभी और डिस्काउंट कर सकता है, और जैसे ही ये डिस्काउंट करेगा मैं इसको बाय करूंगी, क्योंकि ये अपने सेक्टर का तगड़ा खिलाड़ी है और ये जितने भी चीप प्राइसेस पे मिलेगा ना, तो इसको लेना चाहिए। क्योंकि इंडिया में अपकमिंग, मैं जो बता रही हूँ, अपकमिंग मतलब एनर्जी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यूथ पॉपुलेशन है, उसको वो पैसा कमा रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता वो बिजली का कितना बिल दे रही है या क्या कंज्यूमरिज्म इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों के चलते एनर्जी डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है, और उसके चलते जब एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो आईईएक्स, डिस्कॉम्स की ऑलरेडी बहुत बुरी हालत है, डिस्कॉम्स के पेमेंट नहीं हुए रखते, डिस्कॉम्स में भी मतलब अलग अलग तरह के इश्यूज हैं डिस्कॉम्स में, वो मैं किसी दिन अलग बताऊंगी। तो ऐसे में आईईएक्स कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगी और काफी ज्यादा बढ़ेंगी। ये एक टेम्पररी न्यूज है जिसकी वजह से शेयर में एक स्टीप करेक्शन है, शेयर में एक डीप डिस्काउंट है। तो ये मतलब देखो, अगर हमें ये पता है कि इस वाली न्यूज का एक टेम्पररी इफेक्ट है, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है, तो हमें उस शेयर में फिर घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही 120 के नीचे मुझे मिलेगा तो आईईएक्स के शेयर में मतलब मेरे को ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगी और मैं इसमें एक बड़ा स्टेक भी ले सकती हूँ आईईएक्स के शेयर में। रीजन मैंने बता दिया कि आगे आगे एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, डिस्कॉम्स की हालत खराब है, तो लोग जाके एनर्जी कहाँ से लेंगे? आईईएक्स के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और अगर आपको आईईएक्स वाली सारी बात समझनी है तो मेरा पुराना वीडियो देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरी न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और